प्रणिनी। बिरजा दीदी कहकर कुछ दिन पुकारा है, अब फिर बिरजा ही कहता है रमेश। रमेश को बिरजा ने भी कुछ दिन ठाकुरपो कहकर बुलाया, अब फिर रमेश ही बुलाती है। बिरजा के साथ रमेश की पहचान करीब 15-20 साल पुरानी है। रमेश की उम्र अब 30 है, बिरजा 23 या 24 की। 7-8 साल हुए बिरजा का विवाह हुए। उसके पति शशधर की उम्र कोई 48 साल है। विवाह के बाद कुछ साल रमेश और बिरजा की भेंट नहीं हुई, लेकिन कोलकाता में जब धीरे धीरे ठिकाना जम गया तो मुलाकात होने लगी। रमेश रोज ही शाम के वक्त आता है। रात 10-11 बजे तक बिरजा के साथ क्या बातें चलती हैं वो वही जाने, पर बिरजा दी का दी अब हट गया है। खुद को भी ठाकुरपो कहलाते हुए वो अब नहीं सुनता, लेकिन मामला इससे जरा भी आगे नहीं बढ़ता। बिरजा बीच बीच में जब बहुत सख्त हो जाती है, रमेश कुछ पलों के लिए उसे दीदी कहकर पुकारता है। मन का गुबार उससे थोड़ा शांत होता है। सती को उसके सतीत्व के ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है रमेश। सचमुच कितनी गहरी सती है ये लड़की। फिर भी अक्सर रमेश को लगता है कि वह खुद एक नंबर का बुद्धू है। खैर, रात 10-11 बजे तक रोज ही बातें चलती हैं, अक्सर देश के हालात पर। बातें जब खत्म होने को आती हैं, बिरजा थोड़ा सटकर बैठती है। नारियल तेल, हल्दी, धनिया और गरम मसाले की महक वाली साड़ी की खुशबू पाकर अंधेरा और भी गहरा और मादक हो जाता है। लेकिन उसी पल रमेश समझ जाता है कि बिरजा दी से उलझना ठीक नहीं। वह उस खुशबू के नशे को थोड़ा थोड़ा कच्चा नस्वार लेकर भूलने की कोशिश करता है। खुद ही थोड़ा हट जाता है, खिड़की के पास जाकर नाक साफ करता है, रुमाल का इस्तेमाल करता है और फिर नस्वार लेता है। बस बात खत्म। हल्दी धनिया मसाले की खुशबू वाली साड़ी की गंध अब और कहीं नहीं है। वो अंधेरा भी नहीं है। बिरजा पूरी तरह शशधर की पत्नी बनकर एक कोने में बैठी रहती है। 30 साल का कुंवारा जीवन बिता दिया है रमेश ने। बिरजा रमेश के जीवन की पहली और आखिरी औरत है। बिरजा के साथ उसका रिश्ता बहुत जायज है, भाभी देवर का। उस बचपन और लड़कपन के गांव वाले जीवन में रमेश ही बिरजा का बड़ा भाई था। न जाने और क्या क्या, पर आज इस पूजनीय बहू का आज्ञाकारी ठाकुरपो बनकर वह बूढ़ा हो जाएगा। एक गहरे व्यंग्य से रमेश का मन भर उठा। खुद पर ही तंज कसने का मन हुआ। इस बेवकूफी से उसने खुद को बचाने की कोशिश की। संकल्प किया कि बिरजा के पास अब नहीं जाएगा। इस विशाल दुनिया से वह अपनी पत्नी या फिर अपनी ही कोई औरत चुन लेगा, या फिर सब कुछ त्याग कर अकेला ही दूर दूर भटकेगा, खुद को बिरजा से पूरी तरह आजाद करके। लेकिन अंत में शाम होते ही दबे पांव शशधर बाबू के घर जाकर बिरजा के साथ देश की बातें छेड़ देता है रमेश। बातें करते करते एक ऐसा भावुक समय आता है, शायद दोनों के लिए या फिर किसी एक के लिए वो गुजर जाता है। रोज ही 10-11 बजे बिरजा रमेश को खाना खिलाती है, एक ममतामयी मां की तरह। इस वक्त बिरजा भाभी भी नहीं रहती, जैसे और ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाती है। एक दिन बातें चल रही थी। बिरजा रमेश के कुछ ज्यादा ही करीब बैठी थी। तभी शशधर अंदर आया, बोला, कमरा अंधेरा क्यों है? रमेश थोड़ा हट गया। शशधर देख रहा है। बिरजा बोली, खिड़की से रोशनी आती है, बेकार में बिजली जलाकर क्या होगा? शशधर अंधेरे में ही दांत पीस रहा है। उसने स्विच दबा दिया। अचानक तेज रोशनी रमेश और बिरजा की आंखों में चुभने लगी। शशधर ने देखा और बहुत चिढ़ गया। दांत कटकटाते हुए बोला, बकवास। बोला, खिड़की से लाइट आ रही है। आ रही है क्या? खिड़की से लाइट? उसने अपने कोट की जेब से एक कड़ा बर्मा चुरुट निकाला, दूसरी जेब से माचिस टटोली और उसे बाहर निकाला। कमरे में घुसने के बाद से वह अपनी आंखें रमेश और बिरजा पर से हटा ही नहीं पा रहा था। चुरुट सुलगाते हुए रमेश से बोला, क्यों है छोकरे? क्या? रमेश कमर सीधी करके बैठ गया। ओह, बड़े तेवर दिख रहे हैं, बड़ा जोश। शशधर ने चुरुट जला लिया। बोला, अरबी घोड़ा ठोक ठोक कर लंगड़ा कर दिया, ठोक कर लंगड़ा, टांग। खिर। शशधर ने धुआं छोड़ा। सब चुप थे। शशधर ने भी 2-4 मिनट खामोशी से चुरुट पीकर खुद को संभाला। रमेश से बोला, सुनो छोकरे। रमेश ने कहा, मुझे छोकरा मत कहिए। तो फिर क्या कहूं? तुम्हारा नाम तो मैं जानता नहीं भाई। रमेश ने अपना नाम बताया। शशधर बोला, तुमने बहुत पढ़ाई लिखाई की होगी यकीनन। रमेश ने सिर हिलाकर कहा, वो तो की ही है शशधर बाबू, BA MA।
की डिग्री ली है ना? अच्छा। उसने चुरुट का कश लिया। ठंडे दिमाग से बोला, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा रमेश। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, लेकिन तुम्हारा ये कैसा बर्ताव है? कैसा? क्या यही तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है? रमेश ने सवालिया नजरों से शशधर की ओर देखा। शशधर ने अपनी बात दोहराई, तुम्हारी शिक्षा यही है क्या? रमेश बोला, क्यों, क्या हुआ? शशधर बोला, मैं जानता हूं आज की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जितनी एजुकेशन मिलती है इंसान उतना ही ऐसा हो जाता है। चुरुट का कश लेकर बोला, सोचते हो कि जवान हो गए हो तो दूसरे की पत्नी तुम्हारे खेलने की चीज है। तरस और सख्ती भरी निगाहों से रमेश को देखते हुए शशधर बोला, सचमुच क्या ऐसा ही है रमेश? किसी को कुछ बोलने का मौका दिए बिना शशधर फिर बोला, क्या तुमने यही सोचा है रमेश? बोला, दूसरे की पत्नी की बात नहीं जानता, पर क्या सोचा है कि मेरी पत्नी इतनी सस्ती है? सटकर क्यों बैठे थे? बिरजा ने शशधर की ओर देखकर कहा, ये क्या बकवास है, रुकोगे तुम? क्यों रुकूं? क्या कह रहे हो ये सब? क्या गलत कह रहा हूं? बिरजा बोली, रमेश ठाकुरपो को जानते नहीं हो तुम? ठाकुरपो? ठाकुरपो नहीं तो क्या, तुमसे 20 साल छोटा है। 20 साल? बाप रे, तब तो तुमसे भी छोटा होगा। बिरजा ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, मुझसे रमेश ठाकुरपो बड़े हैं। बड़े? तुम मुझसे 25 साल बड़े हो ना? ओह, भूल ही गया था। शशधर खिसियाकर हंसने लगा। उसे जीवन के गहरे रंग में मजाक के कई धागे मिल रहे थे और उसे संतोष हो रहा था। उसका मन अब धीरे धीरे और भी सख्त होता जा रहा है। चुरुट का एक कश लेकर शशधर बोला, तो ये तुम्हारे ठाकुरपो हैं? सगे नहीं है, गांव के नाते से हैं। हाँ, लेकिन रमेश की ओर मुड़कर बोला, तुम्हारी बहू के विवाह के समय मैंने तुम्हें देखा हो, ऐसा याद नहीं आता है छोकरे? बिरजा बोली, वाह, मेरे विवाह में इन्होंने कितना परिश्रम किया था। शशधर बोला, मुझे तो बस एक गमवार याद है जो फटी आवाज में बारातियों से बात बात पर भिड़ जाता था। वो कौन था? बिरजा ने चिढ़कर कहा, मेरे मायके के बारे में इस तरह मत बोलो। आहा, ग्रामोफोन का भूमपू खींचकर और रिकॉर्ड मरोड़कर उसने कैसा कोहराम मचाया था। शशधर बोला, कन्या पक्ष के सभी लोग गमवार ही थे। क्या किसी ने सुहागरात को इस तरह बर्बाद किया है? तुम्हें याद नहीं है बिरजा? बिरजा खिड़की के बाहर न जाने क्या सोच रही थी। शशधर ने पूछा, रमेश क्या तुम्हारे ही गांव का है? बिरजा बोली, हां, बचपन की जान पहचान है। बिरजा ने सिर हिला दिया। वो चुरुट सुलगाने ही वाला था। उसे जलाकर शशधर कुछ देर खामोशी से कश खींचते हुए सोचने लगा। धुएं की तेज गंध से पूरा कमरा भर गया था। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो शशधर बोला, क्या तुम रोज आते हो रमेश? रमेश बोला, आता हूं। एक दिन भी नागा नहीं होता? रमेश का एक दिन भी नागा नहीं हो रहा था। बहू बहुत अच्छी लगती है ना? खुद ही जवाब देते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारी बहू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह मेरी पत्नी है। बिरजा कानूनी तौर पर मेरी अर्धांगिनी है। उसे लेकर मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये अधिकार मुझे धर्म और कानून ने दिया है। भगवान ने मुझे ये हक दिया है और मैं उसी में खुश हूं। मैं किसी दूसरे की पत्नी के पास तो नहीं जाता। 50 साल की उम्र हो गई। एक दिन के लिए भी पराई स्त्री पर एक पल के लिए भी लोभ नहीं किया। ये धर्म के खिलाफ है, समझे रमेश? रमेश समझ रहा था। बिरजा भी सिर झुकाकर सुन रही थी। कोई कुछ नहीं बोला। शशधर फिर बोला, धर्म के हिसाब से ये ठीक नहीं है। इससे अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है। मैं धर्म को चोट नहीं पहुंचाता, दिल दुखता है उससे, समझे रमेश? नौकर सनातन हुक्का ले आया। शशधर ने चुरुट फेंक दिया और हुक्के की नली मुंह से लगाकर बोला, अब जाकर शरीर ठंडा हुआ। शशधर फिर बोला, देखो रमेश, तुम पढ़े लिखे लड़के हो इसलिए कह रहा हूं, वरना मुझे इतनी बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी। तरीका कुछ और ही होता। मैं शाम के वक्त घर पर नहीं रहता। ब्याज के धंधे से मैंने पूरा कोलकाता घेर रखा है। जैसे मकड़ी जाले से मक्खी पकड़ती है, थोड़ा देख रेख करनी पड़ती है। रात 10-11 बजे से पहले घर लौटना मुमकिन नहीं होता। पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं।
शशधर ने हुक्का मुंह से लगाया और कुछ देर कश खींचे। फिर अचानक नली हटाकर बड़ी नरमी से बोला, तुम लोग एजुकेटेड हो, तुम्हारे पास और भी बहुत काम है। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। इससे शिक्षा का अपमान होता है। लोगों की पढ़ाई लिखाई पर से श्रद्धा ही उठ जाएगी। उसने फिर हुक्का मुंह से लगा लिया, पर तुरंत ही उसे हटाकर बोला, तुम रोज शाम को यहां आते हो। कितने दिनों से आ रहे हो? 3 महीने? ओ बाबा, 3 महीने से रोज रोज आना कोई छोटी बात नहीं है। मेरी पत्नी भले ही कितनी भी बड़ी सती हो। बात पूरी किए बिना शशधर बड़बड़ाते हुए फिर हुक्का पीने लगा। काफी देर तंबाकू पीकर आखिरकार बोला, आजकल की लड़कियां भी पहले जैसी नहीं रही। सतीत्व तो है, रहेगा क्यों नहीं, पर वह सतीत्व क्या पहले जैसा है? वह तेज कहाँ है? वो अब नहीं रहा। समय के साथ सब फीका पड़ जाता है। जैसे आज के ब्राह्मण वैसे ही आज की सती। नली हिलाते हुए शशधर बोला, अब यही देखो ना, आकर देखा तो कमरा अंधेरा है और तुम दोनों बैठे हो। वह भी कैसे, बिल्कुल साथ साथ, एक दूसरे से सटकर। मैं खड़ाऊं पहनकर खटखट करता हुआ अंदर आया, तब ये हाल है। अगर दबे पाव आता तो। हुक्का मुंह में दबाकर शशधर बोला, इसीलिए कहता हूं, मैं 11-12 बजे से पहले घर नहीं लौट पाऊंगा, पर तुम भाई अब मत आना। रमेश बोला, ठीक है, मैं अब नहीं आऊंगा। बुरा मत मानना, बात समझ गए ना? रमेश बोला, कुछ समझाव मझा नहीं हूं शशधर बाबू, बस आप मना कर रहे हैं, समझे नहीं? तब तो मामला बहुत खतरनाक है। रमेश ने शशधर की ओर तिरस्कार से देखते हुए पूछा, किस तरह से? शशधर बोला, गुस्सा मत करो, पर तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों की बातों पर मुझे भरोसा नहीं है। जितनी एजुकेशन मिलेगी उतना ही बुरा मंतव्य होगा। अभी तुमने नहीं कहा कि तुमने कानून की पढ़ाई की है। नहीं की? नहीं की है ना? चलो कोई बात नहीं, पर और 2-4 तो की ही होंगी। काफी पढ़ लिया है, वह BA MA को घोलकर पीना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। सुनो, रमेश ने मुड़कर देखा। शशधर बोला, तुम्हारी बुद्धि जो कहे वही करो। तुम आओ, मैं तुम्हें ना नहीं कहूंगा। नली छोड़कर बोला, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए था कि उस गांव के दिनों में, बचपन या जवानी में जो भी रहा हो, जो भी प्रेम रहा हो, तुम्हारी बिरजा अब दूसरे की पत्नी है, तुम्हारी भाभी है। सिर्फ वही क्यों, एक पराई स्त्री तो तुम्हारी मां के समान होती है। एक चिलम तंबाकू और पीकर शशधर बोला, लेकिन उसी एजुकेशन ने तुम्हें मारा है। वो शिक्षा दीक्षा मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सिर्फ 3rd क्लास तक पढ़ा हूं और वही काफी है। ज्यादा पढ़ने जाता तो खुद से ही यमराज की तरह डरने लगता। धर्म और बुद्धि सब चूल्हे में चली जाती, पर आज भी थोड़ा बहुत विवेक बचा हुआ है। शशधर बोला, खैर तुम आओ, तुम्हारी न्याय बुद्धि को जो ठीक लगे वही करो, पर मैं भी अपनी चौखट पर किसी पक्षी की तरह टिका रहूंगा। अचानक उड़ जाऊंगा, अचानक उड़ाऊंगा। आखिर घर का मोह बहुत होता है। रमेश बोला, चलता हूं। बिरजा बोली, बैठो। शशधर बोला, क्या बैठने को कहा? मैं भी कह रहा हूं। हाँ बैठो। सुनो। शशधर ने नली मुंह में ली और थोड़ी तंबाकू पीकर बोला, विवाह किया है रमेश? रमेश बोला, नहीं। क्यों नहीं किया? रमेश ने नस्वार निकाली। उसका कोई जवाब मिलने की उम्मीद न देखकर शशधर बोला, नहीं किया क्योंकि विवाह करने की इच्छा नहीं है ना? ओ, आजकल के लड़कों का यही हाल है, बिना कहे ही समझ जाता हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे की पत्नी के साथ उलझने का स्वाद चला गया। वो नहीं जाता, बल्कि और बढ़ता है। यही तो आजकल का धर्म है। सुनो रमेश। रमेश सुन रहा था। शशधर बोला, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो गांव छोड़कर कोलकाता इस अच्छी जगह पर आए हो। शिकार यही मिलता है, लेकिन अगर अच्छा शिकार चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी जगह का इंतजाम कर सकता हूं। यकीनन खुद तो कौन किसका इंतजाम करता है, पर जुबान से बता सकता हूं। हां, वे भी वधू ही हैं, और कुछ नहीं। नहीं, और कुछ नहीं। वैसी अशिष्टता तुम जैसे पढ़े लिखे लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। मैं भी वो नहीं कह रहा, मैं उन सब जगहों को जानता हूं। तंबाकू के 2-4 कश लेकर शशधर बोला, और वह क्या कोई मामूली घर है?
यहाँ एक गंदी छाप पर खाट के रुई निकले गद्दे पर तुम और तुम्हारी भाभी दोनों बैठे हो। क्या सजावट है इस कमरे की। दीवारों पर कोयले के दाग हैं। शीशम की पुरानी मेज कुर्सी से पॉलिश उतर गई है। फटे पुराने कपड़े चिथड़ों की तरह तारों पर लटके हैं। फर्श पर पान की पीक है, टिकिया, तंबाकू और सूखे फलों के छिलके पड़े हैं। तुम्हारी भाभी के कपड़ों पर हल्दी जीरा मिर्च का दाग है। वहां सोफों से घर भरा है। सोफा कुशन, मैटिंग, इलेक्ट्रिक फैन, इत्रदान, गुलाबदान और सोने के फूलदान है। मखमल के पर्दे हैं। केस भरा सिगरेट है। चाहो तो विस्की कॉन्याक भी मिलेगा। शशधर ने नली मुंह के पास लाकर कहा, ऐसे घर कोलकाता में तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। रमेश ने उठने की कोशिश की तो शशधर बोला, ब्याज के धंधे में ही जाना होता है। बैठक तक के घरों को मैंने बहुत करीब से देखा है, पर बस वही तक। अपने सूद का पैसा गिनकर लौट आया हूं। सोफे और कुशन के बीच कभी न्योता नहीं मिला क्या? मिला है, पर न्याय और धर्म के नाते हमें वो सब रोकता है। तंबाकू का कश लेकर शशधर बोला, पर तुम्हें क्यों रोकेगा? तुम्हारी एजुकेशन अलग है। तुम्हारी शिक्षा इन चीजों को अच्छी नजर से देखती है, ये मैं जानता हूं। तुम जैसे छोकरों के बहुत से तर्क सुने हैं मैंने। समझ गया हूं कि तुम लोग कुछ नहीं जानते। शायद दुनिया में जानने को कुछ है ही नहीं। ज्ञान के दम पर सृष्टि चल रही है। भगवान खुद भी ज्ञान से नहीं बच सकते। भाग्य और ज्ञान, इन दो चीजों से मैं यमराज की तरह डरता हूं। मेरे पास ये दोनों नहीं है। रमेश उठकर खड़ा हो गया। शशधर बोला, चले? हाँ, बहुत रात हो गई है, जाओ। पर सुनो, ज्ञानी आदमी के बदन पर गंदगी फेंककर कोई लाभ नहीं है। वो हथियार लौटकर मेरे अपने मुंह पर ही लगेगा। बिरजा बोली, रमेश ठाकुर पो। रमेश ने मुड़कर देखा। बिरजा बोली, वाह, उस द्वार से जा रहे हो? शशधर बोला, तो फिर किस द्वार से जाएगा? सदर रास्ते का और द्वार कहाँ है? बिरजा बोली, ठाकुर पो जानते हैं। रमेश हिचकिचाते हुए खड़ा रहा। बिरजा फिर बोली, जानते नहीं हो? कहां से अंदर आना है? शशधर चकित होकर इन दोनों को देख रहा था। उसके हाथ से हुक्के की नली गिर गई। बिरजा बोली, थोड़ा खा लो। आओ, इस द्वार से रसोई के रास्ते। शशधर अब जाकर मामला समझा और ठंडे दिमाग से नली उठाकर बोला, रसोई के रास्ते? इस द्वार से? हूं। एक कश लेकर बोला, क्या खाओगे? रमेश से पूछा, रोज खाते हो क्या? बिरजा बोली, थोड़ा भात खाएंगे। आओ आओ ठाकुर पो। दोनों चले गए। शशधर ने नली मुंह में लेकर कहा, धैत साला तंबाकू, और नली फर्श पर पटक दी। शशधर ने आवाज लगाई, ओ साले। सनातन आया। शशधर बोला, ले जाए से। सनातन हुक्का लेकर चला गया। अगले दिन शाम के वक्त रमेश फिर आया। शशधर नहीं था। रमेश ने आकर देखा कि बिरजा खाट के एक कोने में बहुत सिमट कर लेटी है। रमेश रोज शाम को बिरजा को रसोई के काम में व्यस्त देखता था। उसने पुकारा, बिरजा भाभी। कौन? रमेश। बिरजा, तुम इस तरह बेजान क्यों पड़ी हो बिरजा? बिरजा उठकर बैठ गई और बोली, मैंने सोचा था शायद तुम आज नहीं आओगे। थोड़ा देर से आए हो ना? सो रही थी। सो नहीं रही थी यकीनन। रमेश ने कुर्सी खींच ली और बैठ गया। बिरजा बोली, सोने की कोशिश कर रही थी। इस ढलती शाम में सो भी गई थी शायद, वरना कोई सपना देखता है क्या? सपना भी देख रही थी या बस ख्याल था? कैसा भद्दा सपना देख रही थी सब। रमेश बोला, तुम्हारी आंखों में नींद भरी है बिरजा। इस वक्त मेरा न आना ही बेहतर होता। बिरजा ने जंभाई लेते हुए आंखें मली और बोली, नहीं, इस वक्त सोकर शरीर खराब ही होता है। आए हो, अच्छा ही किया, तुमसे बात करनी है। रमेश ने नस्वार निकाली। बोला, मन बहुत उखड़ा हुआ है। रमेश ने फिर पूछा, कल रात तो मैं चला गया, उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं। सच में कुछ नहीं? नहीं। बताओगी नहीं बिरजा? बिरजा उलझन में पड़ गई और बोली, असहज महसूस कर रही हो? हाँ। तो फिर सो जाओ। अब सोना नहीं होगा तो फिर चुपचाप कमरा अंधेरा करके लेटी रहो। चुपचाप अंधेरे में क्यों लेटी रहूं? जैसे तुम थी वैसा ही रहना होगा। शायद न्यूराल्जिया है। न्यूरेल्जिया। अंधेरे में औरतें जब बिस्तर पर अकेली पड़ी रहती हैं तो या तो न्यूरेल्जिया होता है या फिर। रमेश ने बिरजा की ओर देखकर बात पूरी नहीं की।
बिरजा बोली, मुझे न्यूरेल्जिया नहीं है। रमेश खामोश रहा। बिरजा आज थोड़ी सख्त लग रही है। क्यों? जैसे वह सबसे चिढ़ी हुई और कठोर हो गई हो। शशधर के बारे में आज उसका क्या ख्याल है? बिरजा तो हमेशा से एक सती पत्नी रही है, पर कल इस सती के पति का रमेश ने कितना आनंद लिया था। क्या नहीं लेता? एक भान का आनंद भला कौन नहीं लेता? पर फिर भी इस भान के साथ बिरजा के 7 साल बीते हैं। बिरजा के लिए वो भान नहीं, पति है। कल की रात इन दोनों के निर्बाध जीवन का बस एक हिस्सा मात्र थी, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। रमेश मन ही मन एक अजीब सा व्यंग्य महसूस कर रहा था। क्या ये कुछ और नहीं हो सकता? पर सच में ये और कुछ नहीं था। शशधर वाकई बिरजा का जरूरी पति है, और बिरजा शशधर की सती, उनके इस दुनिया के खेल के आखिरी दिन तक। रमेश ने शान से थोड़ी नस्वार ली। बुरा तो नहीं मानोगी बिरजा? क्यों? क्या हुआ? जब मैं तुम्हें कोई बात कहता हूं तभी तुम ठाकुर पोठाकुर करके मुझे बुलाती हो। क्या विडंबना है मुझे? क्यों? तुम कौन हो? रमेश ने जवाब न देकर कहा, कल शशधर बाबू के सामने रसोई में तुम इतना ठाकुर पोठाकुरपो कर रही थी कि सचमुच मैं तो पत्थर बन गया था। क्यों? ठाकुरपो क्या कोई नफरत की चीज है? दुनिया की सबसे घटिया चीज। सच में मेरा कोई भाई नहीं है। अपनी चाची, ताई और बुआ के अलावा किसी भी घर की आदरणीय वधुओं के साथ मेरी जान पहचान नहीं है। मैं तो औरतों की परवाह ही नहीं करता। फिर भाभी और ये सब तो बहुत दूर की बात है। बिरजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, भाभी और देवर के रिश्ते जैसी मीठी चीज। बिरजा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रमेश बोला, ये सब तुम ही बेहतर समझती हो। दुनिया के हर मीठे, कीमती, पूजनीय और सलीकेदार रिश्ते को बनाए रखना तुम सिर्फ अपना फर्ज नहीं मानती, बल्कि उसे प्रेम का काम समझती हो। देवर भाभी और सती साध्वी होने का तुम्हें बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है बिरजा, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपनी भाभी नहीं मान सकता। बिरजा करीब आधा पल चुप रही और फिर बोली, तो फिर क्या मानोगे? सिर्फ बिरजा। और अगर मैं इसके लिए तैयार न हूं तो? जानता हूं तुम नहीं मानोगी, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ शशधर बाबू की पत्नी मानता हूं। बिरजा के बदन में एक पल के लिए सिहरन हुई और फिर गायब हो गई। रमेश ने देखा पर वह समझ नहीं पाया कि क्यों। क्या वो लड़की रोमांचित हो उठी है? रोमांचित हो या ना हो, उसे दुख नहीं पहुंचा। बचपन से आज तक बिरजा कभी दिखावा नहीं करती। सतीत्व को लेकर भी वह कोई ढोंग नहीं करती। ये उसके रक्त और मज्जा में बसा है। रमेश बहुत दिनों से जानता आया है कि बिरजा के भीतर बहुत सी कठिन और अलौकिक चीजें जन्म लेती है। रमेश बोला, लेकिन जो बात मैं पूछना चाह रहा था बिरजा, बुरा मत मानना, तुम्हें चोट पहुंचाने या अपमानित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। थोड़ा रुककर रमेश ने पूछा, कल जब मैं चला गया उसके बाद क्या हुआ? ओह, ये बात है। बिरजा ने होठों पर आंचल रखा और सिर झुकाकर थोड़ी सख्त होकर बैठ गई। फिर अचानक खिलखिलाकर हंसी और बोली, धैत, बताओ ना, ये सुनकर तुम क्या करोगे? रमेश बोला, सच तो यह है कि इसे जानने के लिए मैं कल रात भर तड़पता रहा हूं। बिरजा बोली, बेकार में तड़पे तुम्हारा कौतूहल बहुत भद्दा है। क्यों? मैं किसी लोमड़ी की मांद में फंसे हुए हंस की तरह तो नहीं गिर गई थी। पति के घर में उसकी पत्नी बनकर रात भर वही थी। काफी देर चुप रहकर बिरजा बोली, इसमें चिंता या डर की क्या बात है? ये तो सबसे स्वाभाविक और स्वतंत्र चीज है। इसे लेकर तुम परेशान मत हो रमेश। रमेश बोला, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहोगी? क्या है? क्या कहूं? तुम क्या सुनना चाहते हो? जो हुआ था वही सुनना चाहता हूं। कहा, क्या हुआ था? बिरजा बहुत चिढ़ गई। रमेश बोला, शशधर बाबू ने आखिर में क्या किया? क्या करेंगे भला? क्या वे तुम्हारे शरीर पर हाथ फेरने लगे? क्या तुम्हारा पूरा बदन ठंडा और निर्मल हो गया? सचमुच उस आदमी में बड़ी उदारता है। बिरजा बोली, यहां उदारता की कोई बात ही नहीं है, तो प्रेम की। मेरा कौतूहल बहुत गंदा है। रमेश बोला, ये मैं जानता हूं, लेकिन इसे शांत किए बिना मैं आज नहीं जाऊंगा। इतना तुम जान लो। तुम इसे शांत कैसे करोगे? तुम बताओगी। मैं अपने पति की बातें बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? ये तुम्हारी कैसी भद्दी जिद है रमेश? तुम्हारी जिद भी तो कितनी भयानक है बिरजा।
लगता है तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। बता दोगी तो सब निपट जाएगा। मैं तुमसे क्यों बताने जाऊं? मुझसे नहीं तो और किससे कहोगी? बिरजा कुछ पलों के लिए जैसे बदल गई और खामोश रही, फिर अपने असली रूप में लौट कर बोली, क्या तुमने ऐसा ही सोच रखा है? रमेश बोला, हमेशा से यही सोचता हूं। बिरजा बोली, ठीक है, अच्छा सोचते हो, पर बताओ क्यों? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कम से कम मुझे बताए बिना तुम नहीं रह पाओगी। बिरजा 2 पल बहुत परेशान और हैरान होकर बैठी रही। बोली, अगर हमारी बातचीत आखिर में इसी मोड़ पर पहुंचनी है तो बेहतर है कि हम बात ही ना करें रमेश। मैं जो पूछूंगा तुम्हें बताना ही होगा। कितनी बड़ी जुर्रत है तुम्हारी? 2-1 मिनट के लिए बिरजा सन्न रह गई, जैसे किसी भारी मुक्के की चोट से उसकी चेतना ही लुप्त हो गई हो। रमेश बोला, मैं तुम्हें आजादी देना चाहता हूं। मुझे आजादी? बिरजा इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। तुमने गलत तरीके से खुद को बांध रखा है। बिरजा जैसे आसमान से गिरी और बोली, मैंने? बिरजा हैरान होकर बोली, मैंने खुद को बांध रखा है। जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वह बोली, गलत तरीके से? कितनी भयानक बात है। रमेश कोई उसे ऐसी बात कहेगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। बिरजा बोली, मैं गलत तरीके से खुद को बांधे हुए हूं? मैं? बिरजा ने फिर पूछा, तुम मुझसे ये बात कह रहे हो? मुझसे? हां, तुमसे ही। रमेश बोला, वरना कल जो रात भर शशधर बाबू की इतनी झिड़कियां सही, कम से कम उतनी देर तो जब मैं वहां था और मैंने खुद अपने कानों से सब सुना। तुम साल 1932 की एक 24 साल की लड़की होकर उस 50 साल के इंसान से ये सब क्यों सुन रही थी? कैसा बर्ताव मिला तुम्हें? 7 साल से तुम ये कैसी जिंदगी जी रही हो? बिरजा बोली, तुमने तो नहीं जी ना रमेश, मैंने जी है। मैं बहुत सुकून से जी रही हूं। हमारे घर की व्यवस्था के बारे में तुम क्या जानते हो? बिना जाने ये क्या कह रहे हो? तुमने बहुत गलत बातें कही हैं। तुम अपनी बात। रमेश बोला, इतने दिनों तक मैंने शशधर बाबू को नहीं देखा था, कल देखा। शशधर बाबू की इतनी सारी बातों के जवाब में कल मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया। कहता भी क्या? ऐसे लोगों के साथ कभी उठा बैठा नहीं हूं, कभी मिला नहीं हूं। वैसे भी कोई भी बात इनके गले नहीं उतरती। बिरजा बोली, बहुत हो गया रमेश ठाकुर पो, अब उठो। उठूं? हां, कहां जाना है वो तुम जानते हो। अगर यही बैठा रहो तो? नहीं। रमेश कुर्सी पर बैठा रहा। बिरजा ने भी कुछ नहीं कहा। रमेश बोला, तुम्हारे पति 50 साल के नहीं हैं क्या? फिर वही सब? नहीं, वो सब नहीं। एक सीधी सी बात, तुम्हारे पति 50 साल के नहीं हैं क्या? होंगे। वे 60-70 के नहीं लगते? बिरजा ने बहुत धैर्य के साथ पूछा, इन सवालों से तुम्हारा क्या लाभ रमेश? रमेश बोला, मुझे तो लगा कि शशधर बाबू करीब 70 के हैं। बिरजा ने बड़ी बेरुखी से कहा, नहीं जानती कितने के हैं, मैंने कल उन्हें पहली बार देखा ना। तुमने कहा था 50 साल का आदमी क्या इतना बूढ़ा हो जाता है? बिरजा ने सहनशीलता के साथ कहा, क्या चेहरा ही सब कुछ होता है रमेश? लेकिन तुम्हारे पति तुमसे इतने सालों से कहते आए हैं कि उनकी उम्र 50 से ज्यादा नहीं है। बिरजा बोली, हां, उन्होंने यही कहा है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता? बहुत से लोग कम उम्र में ही बहुत बूढ़े दिखने लगते हैं, और अगर सच में उनकी उम्र 60 या 70 ही हो तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? इंसान की उम्र, खाल और खूनमांस ही क्या सब कुछ है रमेश? रमेश बोला, पर अगर वे उम्र न छिपाते तो क्या अच्छा ना होता बिरजा? क्यों छिपाई? तुम्हारे साथ 7 साल तक उम्र का फरेब करके, तुम्हारा विश्वास तोड़कर क्या उन्हें कुछ भी हासिल हुआ? रमेश हंसकर बोला, पर शायद हुआ हो। एक 70 साल के बूढ़े के मुकाबले एक 50 साल का आदमी हमेशा ज्यादा पसंद किया जाता है न बिरजा? बिरजा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश जैसे उसे समझ ही नहीं पा रहा था। बिरजा तो हमेशा से कहती आई है कि चेहरा और मांस की क्या बिसात। रमेश बोला, आज तुम्हारे मन में यह खटका बैठ गया है कि तुम्हारे पति की उम्र 50 है या 70। इस खटके के साथ उनके साथ पहले जैसा सुख अब मुमकिन नहीं होगा। बिरजा बोली, जीवन को तुम सिर्फ सुख भोग मत समझो रमेश। रमेश बोला,
पहले जैसा आनंद अब नहीं रहेगा। सुख क्यों न समझूं? 7 साल तक तुमसे उम्र छिपाकर क्या शशधर बाबू ने आनंद लेने में कोई कमी छोड़ी है? तुम्हें उपभोग की वस्तु के अलावा वे और किस तरह देखते हैं? तुम खुद को लेकर आसमान पाताल की बातें सोच सकती हो, पर तुम्हारे उस भूखे पति को कल मैंने अच्छी तरह परख लिया है। रमेश ने फिर कहा, लेकिन अब सुख में बाधा आएगी। जब भी तुम्हें लगेगा कि एक 70 साल का बूढ़ा तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है, ये सब करना चाहता है, तब तुम चाहकर भी खुद को समेटने से रोक नहीं पाओगी बिरजा। बिरजा कुछ नहीं बोली। रमेश बोला, पहले भी तो समेटती रही होगी, है ना? बिरजा ने सिर उठाकर पूछा। समेटती? हाँ, शशधर बाबू के पास। बिरजा ब्रह्मांड और आसमान जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाली थी, पर उसकी जिद थोड़ी कम हुई तो बोली, क्यों समेटूंगी? बिल्कुल नहीं। बिरजा चुप हो गई। रमेश बोला, भोर के समय एक भद्दा चेहरा देखकर क्या तुम्हें डर नहीं लगता था? बिरजा बोली, किसका चेहरा? इन 7 सालों से किसका चेहरा देख रही हो? डर नहीं लगता था? बिरजा बोली, डर? फिर कहा, क्या चेहरा सबका सुंदर होता है रमेश? रमेश बोला, सुंदर सुंदर की बात नहीं है। 70 साल के सभी चेहरे भद्दे हो जाते हैं। बदसूरत आदमी भोर के समय और भी भद्दा दिखता है, रात भर की गंदगी लेकर जब वो बिस्तर पर बैठा रहता है। बिरजा सिहर उठी। रमेश बोला, ऐसा ही एक चेहरा तुम रोज सुबह देख रही हो। इन 7 सालों से रोज सुबह शशधर बाबू की उस पूरी कुरूपता के साथ तुम्हें संतुष्ट रहना पड़ा है। धीमी आवाज में बिरजा बोली, संतुष्ट तो रही हूं। रमेश ने उसकी बात का जवाब न देकर कहा, या जब बीमारी के कारण चेहरा और भी सिकुड़ गया हो, तब भी तुम्हें उसी के साथ संतुष्ट रहना पड़ा। बिरजा कुछ नहीं बोली। रमेश बोला, या रात में, आधी रात में, जब वह भूख के कारण और भी विभत्स हो उठता हो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। रमेश बोला, सिर्फ संतुष्टि नहीं, तुमने उस सुख को प्रेम करने की भी कोशिश की है ना? उसके सुख को, उस इंसान को प्रेम करने की कोशिश नहीं की? बिरजा ने सिर हिलाकर कहा, प्रेम किया है, प्रेम नहीं किया। तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो रमेश? प्रेम नहीं किया, तुमने सिर्फ दया दिखाई है। बिरजा बोली, क्या तुम मेरे मन के भीतर घुसे थे रमेश? घुसा था। घुसकर देखा कि तुम कितनी गहरी और अजीब तरह से बनी हो। जानता हूं, और भी बहुत सी लड़कियां हैं तुम्हारी ही तरह, कितनी अजीब तरह से बनी हो तुम सब। बहुत सी चीजों के लिए तुम ममता महसूस करती हो। पति के लिए सबसे ज्यादा ममता महसूस करती हो, पर ममता तो इंसान एक कुत्ते के लिए भी महसूस कर सकता है, एक बिल्ली के लिए भी उसकी उदारता हो सकती है। क्या इन चीजों के साथ कभी प्रेम या प्रणय होता है? प्रेम तुमने समझा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं तुम्हें, और न ही तुमने किसी को दिया, समझा ही नहीं। बिरजा ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम्हें प्रेम करके समझना होगा? पर तुम्हें मैं कभी प्रेम नहीं करूंगी रमेश। रमेश बोला, मुझे न सही, पर मेरे जैसे बहुत से लोगों के साथ प्रेम में पड़ना तुम्हारे लिए संभव है, और तुम्हारे लिए यही उचित भी है, बहुत गहराई से उचित है। रमेश ने थोड़ी देर रुककर कहा, 16-17 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, हमारे उसी गांव में हुई। बचपन से तुम्हें देखा है, तुम कितनी ममतामयी थी। हर किसी के लिए तुम्हारे मन में कितनी दया थी। कितनी छोटी छोटी बातों पर तुम जीव जंतुओं के दुख देखकर रो पड़ती थी। बंगाल के गांव की उन पुरानी बातों को उस धुंधले अतीत के साथी के मुख से सुनकर बिरजा की आंखें भर आई। रमेश बोला, उन 16 सालों में तुम्हें मैंने जितना जाना और समझा है, उतना किसी और ने नहीं देखा। लेकिन एक बात मैंने गौर की है बिरजा, तुम्हारे भीतर माधुर्य और कोमलता के सारे गुण खिले थे, पर तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं बना। बना था शादी से पहले? नहीं। मैं अक्सर हैरान होकर सोचता था कि क्यों नहीं बना। बिरजा भी शायद ये सुनकर चकित थी। कौन जाने वो क्या सोच रही थी। रमेश बोला, तुमने प्रेमी चाहा था, लेकिन तुम खुद एक दिन के लिए भी प्रेमिका नहीं बन पाई। तुम्हारे चेहरे की मिठास ने बहुतों को आकर्षित किया। तुम्हारे घर के भीतर भी कई लड़कों का आना जाना था। तुम सबके साथ खुलकर मिलती थी। बहुतों ने तुम्हें प्यार किया। मैंने कई लड़कों को तुम्हारे लिए पागल होते देखा है। उन्होंने तुम्हारे कानों में न जाने क्या क्या उड़ेला छिपकर खत फेंके।
तुम्हें लेकर उस समय जो जलन और बेचैनी उन लड़कों के भीतर थी, वो सब मुझे आज भी याद है बिरजा। बिरजा सिर झुकाकर उन 7 साल पुरानी बातों को सुन रही थी। वो क्या सोच रही थी वही जाने। रमेश बोला, वे सब तुम्हारे प्रेमी थे। हमारे उस गांव के उन लड़कों जैसा हिंसक प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे अपने मन की उस कठोर ईर्ष्या की बात भी याद आती है। सच तो यह है कि प्रेम उदारता से बहुत अलग है। ईर्ष्या जितनी गहरी होती है, प्रेम उतना ही तीव्र होता है। बिरजा ने पूछा, किसे ईर्ष्या? हमारे बीच आपस में ईर्ष्या, तुम्हारा प्यार पाने के लिए। बिरजा बोली, कहां? मुझे तो कुछ पता नहीं था। पता बहुत कुछ था। लड़कों ने तुम्हारे हाथों में कितने खत दिए, तुम्हारे आगे कितना रोए, याद नहीं आता? बिरजा बोली, याद है, पर उन खतों का मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया और उनके रोने का भी मुझे कोई मतलब समझ नहीं आता था। रमेश बोला, वे तुमसे थोड़ा पहले समझदार हो गए थे। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां जल्दी समझदार होती हैं, पर कभी कभी तुम जैसी कुछ लड़कियां होती हैं जो बिना प्यार को समझे ही पति के घर चली जाती हैं, फिर सती बन जाती हैं। वे प्रेम जैसी चीज को कभी नहीं समझती। लेकिन अगर उनमें से किसी लड़के को प्यार करती तो शशधर बाबू से शादी करके तुम्हारा वैवाहिक जीवन शायद थोड़ा खराब होता, या शायद पूरी तरह से, पर फिर भी तुम्हारी इस व्यवस्था और तृप्ति से वो कहीं बेहतर होता। बिरजा, क्या प्रेम कोई कलंक नहीं है? जहां प्रेम हो वहीं शादी करनी पड़ती है क्या? रमेश बोला, प्रेम एक अनकहा मोह है, एक जादू है, असहज रोमांच के साथ दिन रात बिताना। जिसने उसे महसूस नहीं किया उसे मैं भला क्या कहकर समझाऊं? रमेश चुप हो गया। 7 साल पहले इस लड़की को उसने मन ही मन कितना चाहा था। कितनी रातें नदी के किनारे उन जंगलों के बीच चांदनी और जुगनुओं की रोशनी में दर्द के साथ कटी थी। उसे सब याद आ गया, पर उन सब में एक अजीब सा सुख था। वसंत की उन रातों की खुशबू और गर्माहट ने उस सुख को कितना गहरा बना दिया था। रमेश ने सिर उठाकर कहा, कलंक की बात कह रही हो? प्रेम कलंक में डूबा रहता है, पर फिर भी वो कलंक किशोर मन का होता है, विधाता का अपना बनाया हुआ। उसी से उन्होंने जीवन गढ़ा है। रूप का जादू, विरह, बिना नींद की रातें और कामना का कलंक ही किशोर किशोरी को बनाता है। उस किशोरी को तुमने कभी देखा ही नहीं बिरजा। उस किशोर को बिना समझे और बिना परवाह किए ठुकराकर तुम आज यहां तक आ गई हो। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं प्यार नहीं करती? नहीं, कहां समझा तुमने। मैं तो पति को प्यार करती हूं। तुम प्यार नहीं करती, तुम बस ममता महसूस करती हो। कितनी बार कहूं तुम्हें बिरजा? बिरजा खामोश होकर सुनती रही। रमेश बोला, क्या तुम नहीं समझती? बिरजा की इस पति के साथ प्रेम की कोई बात ही नहीं हो सकती। क्यों? इन पति की किशोरावस्था बहुत पहले बीत चुकी है। मैं भी तो कोई किशोरी नहीं हूं। 24 साल की होकर भी तुम अभी किसी किशोरी जैसी ही हो। क्या प्रेम अब भी महसूस कर सकती हूं? बिल्कुल, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा रमेश कि अपने पति को मैं जो प्यार करती हूं वो प्रेम नहीं है। रमेश बोला, शायद कभी यकीन होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक अप्राकृतिक जीवन जी रही हो। अप्राकृतिक? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कभी लगेगा भी नहीं। अगर तुम्हारी शादी न हुई होती और तुम गांव में हमारे बीच कुछ दिन और रहती तो जीवन को ठीक से समझ पाती। कैसे? किसी लड़के के रूप के जाल में फंसकर। क्या सच में किसी लड़के के होंठ, नाक, आंख या रंग ने कभी तुम्हारे मन को नहीं छुआ? क्या तुम मंदार डांगा के लड़कों की बात कर रहे हो? किसी भी जगह के। जब तक मंदार डांगा में थी ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं आती थी। विधाता ने वहीं तुम्हें मात दी है, पर मंदार डांगा छोड़ने के बाद मैंने पुरुषों को बहुत कम देखा है। देखने की इच्छा भी नहीं हुई। जब देखा भी तो उनके शरीर के रूप में कभी दिलचस्पी नहीं ली। पर तुम केवल स्त्री पुरुष के रूप की ही बातें क्यों कर रहे हो रमेश? तुम खुद इतनी सुंदर होकर भी रूप की कीमत और उसके इशारों को नहीं समझी। रूप का क्या मूल्य है रमेश? अगर कुछ दिन और मंदार डांगा में रहती तो समझ जाती। अनिल याद है? बिरजा ने थोड़ा सोचकर कहा। हां, कहते कहते उसका चेहरा और आंखें हल्की मुस्कान और रोमांच से भर उठीं। रमेश ने पूछा, देखने में कैसा था अनिल? अच्छा था, बहुत पसंद करती थी। बाकी लड़कों में कई बहुत गंदे थे,
मुझे गंदगी से नफरत थी। पर अनिल एकदम साफ सुथरा लड़का था। इत्र लगाता था, फूल चुनकर मुझे देता था। उसके शरीर से हमेशा खुशबू आती थी और मुंह में इलायची रखता था। सिर्फ इतना ही। बिरजा सोच रही थी। बोली, और क्या? अनिल की आंखें, होंठ और उसका रंग कुछ याद आता है। रमेश की बातें सुनकर बिरजा को लगा जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। सच तो यह है कि उस लड़के के बारे में बिरजा ने कभी कभी सोचा जरूर है, मंदारडांगा में रहते हुए भी और शशधर के साथ घर बसाने के बाद भी। कई बार ख्यालों में डूबे हुए उसने अनिल को याद किया है, पर वो याद सिर्फ एक प्यारे से खेल के साथी की याद थी। उस याद से उसे एक सुकून मिलता था। वो सुंदर किशोर जो उसे इतना चाहता था, वो अब कहाँ चला गया और वे दिन कहाँ खो गए, यही सोचकर बिरजा हैरान होती थी। उन बीते दिनों और अनिल, शंकर या देवीदास के लिए उसके मन में एक ममता थी। उन्हें याद करके मन मिठास से भर जाता था, पर उनके प्रति बिरजा का कोई कर्तव्य तो नहीं था। वे कहीं भी चले जाए या मर जाए, बिरजा को उससे क्या, पर शशधर को तो बिरजा ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। रमेश बोला, मैं सिर्फ शरीर के रूप की बात नहीं कर रहा हूं, और नहीं सिर्फ अनिल की। वे दिन तुम्हारे भी बीत गए और मेरे भी। कुछ साल बाद हम और भी बूढ़े हो जाएंगे और रोमांस के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, शायद प्रेम के लिए भी। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी उम्र में प्रेम मुमकिन नहीं है, पर जीवन का वो पहला जादू और नशे जैसा मोह फिर नहीं मिलता। और जीवन के लिए उस चीज की कितनी गहरी जरूरत है, ये मैं तुम्हें किस भाषा में समझाऊं बिरजा? बिरजा ने पूछा, इस 24 साल की उम्र में क्या अब भी मेरे लिए वो मोह मुमकिन है? शायद मुमकिन है, पर बहुत कठिन। किसे लेकर यह मुमकिन होगा? वो इंसान कहाँ है और वैसी व्यवस्था कहाँ है? मंदारडांगा में सब कितना सहज और स्वाभाविक था। विधाता ने तब तुम्हारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? तुम तो जैसे मेरे बीते हुए जीवन को कहीं डुबोकर उसे बेमानी बना रहे हो। तुम्हारा जीवन शुरू से अंत तक बेमानी ही है। ये तुम्हारा सोचना हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही सोचा है। प्रेम का वह जादू अब तुम नहीं समझोगी। अनिल भी तुम्हारे लिए बस एक सुंदर किशोर की याद से ज्यादा कुछ नहीं है। कल भी वह कोई चाम नहीं था, और आज भी वह तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू नहीं जगा रहा। शशधर के साथ तुम्हारी रोज की छोटी छोटी बातों में वो कहीं बाधा डालने नहीं आता। क्या कोई आता है? क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटता या आंखों में आंसुओं का सैलाब नहीं आता कि तुम्हें अनिल नहीं मिला? या विजय, जो मंदारडांगा के उसी ग्रामीण जीवन में तुम्हारे विवाह करके चले आने के बाद धीरे धीरे टीबी से मर गया, उसके लिए मन नहीं रोता? बिरजा चौंक कर बोली, विजय मर गया? मुझे तो किसी ने नहीं बताया, कोई कभी बताता भी नहीं। और बता भी देता तो तुम्हारी उस दया और ममता का विजय क्या करता? आज उसकी रूह भी क्या कर लेगी? उसने तुम्हारा प्यार चाहा था। वह चाहता था कि तुम उसे एक अनार की तरह मरोड़ कर चकनाचूर कर दो, मेरे विवाह करके चले आने के बाद भी। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? बिरजा ने फिर कहा, तुम लोगों के लिए शायद ये मुमकिन हो। रमेश बोला, पर हमने तुमसे कहीं ज्यादा जीवन का आनंद लिया है। काश हमारे किसी के साथ तुमने भी कलंक की एक जिंदगी जी होती। ऐसा आनंद मुझे नहीं चाहिए, वो मैं जानता हूं। मैं जीवन में सिर्फ अपने पति को प्यार करना चाहती हूं। शशधर को प्यार करके तुम उस गहरे प्रेम को कभी नहीं समझ पाओगी। वही मेरा प्रेम है, कम से कम वो पैशन तो नहीं है। बिरजा ने सख्ती से कहा, वो सब भी है। रमेश ने मजाक में पूछा, कैसे? वो तुम नहीं समझोगे, मैं ही इसे सबसे बेहतर समझूंगा। बिरजा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश बोला, इन 7 सालों में तुम्हारी कोई संतान भी तो नहीं हुई। बिरजा बोली, तो उससे क्या? रमेश बोला, तुमने औलाद का सुख भी नहीं समझा। तुम्हारे जीवन में आखिर है क्या? बिरजा ने बहुत मुश्किल से अपना आपा संभाला और बोली, सब कुछ है रमेश, प्रेम और समर्पण दोनों। रमेश बोला, 7 सालों से रात दर रात एक 70 साल के बूढ़े के साथ संतान पैदा करने की बस एक नाकाम कोशिश है, और कुछ नहीं। समाप्त।